तो हम लोग ने अभी तक जितनी भी चीजें समझी, ये जो अष्टांग मार्ग बुद्ध ने हमको बताया है, एक मनी क्या, यू हैव टू चेक। तो जितनी भी चीजें, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हमको लगता है कि हमने राइट इंटेंशन पढ़ा या राइट अंडरस्टैंडिंग पढ़ी या राइट स्पीच पढ़ा, और आज जो हम राइट माइंडफुलनेस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कोई अंतर है? सब चीजें जो है वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हमको हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा, देखा है, लेकिन ये चीजें उन्होंने जीवन में कैसे उतारी, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देखते हैं। जब वो बहुत छोटे से बच्चे थे, तो पैदा तो क्षत्रिय के घर हुए, तो राजा शुद्धोधन जो उनके पिता थे, वो यही चाहते थे कि वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन उनके लिए शुरू से ही भविष्यवाणी थी, करी थी उन्हीं के कुल गुरु ने कि ये सन्यासी बनेंगे। तो लक्षण जो कहते हैं, बहुत बचपन से दिखाई पड़ने लगते हैं बच्चों के। वो बहुत छोटे थे, एक बार वो खेल रहे थे, खेलते खेलते एक ऐसी जगह गए जहाँ बहुत सारी चींटियां उनको दिख रही थी। बच्चे जो है ज्यादातर चींटी देख के घबरा जाते हैं या उनको मारने की कोशिश करते हैं या वहां से भाग खड़े होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ चींटियां जो है पानी में गिर गई, वहां पे एक छोटा सा पोखर था, उसमें गिरी हुई थी, और वहां से वो तैर के निकलने की कोशिश कर रही थी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में वो डूबी जा रही थी। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया था, इतने छोटे बच्चे ने, कि वहां पे पत्ते रख दिए थे कि पत्तों के ऊपर से वो चींटियां क्रॉस कर गई। जो अहिंसा की भावना थी, जो उन्होंने नॉन किलिंग की बात करी है, ये सारी चीजें उनके अंदर बचपन से थी। ये नहीं था कि उनको किसी ने सिखाया, उनको बार बार कहा गया, कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर उनको जब युद्ध के लिए प्रेरित करा उनके पिता ने बड़े हुए, कि नहीं अब तुमको जाकर के युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो वहां पर भी उन्होंने अपने गुरु जो उनके कौंडिल्य थे, उनसे उन्होंने कई चीजें ऐसी सीखी जिनको हम लोग प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। तो उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कवर करे अपने ऊपर, कर करके कोशिश, कि जिससे कि बेहोश हो जाए आदमी, उसको मारना ना पड़े। तो उन्होंने अपने गुरु से बात कही कि यदि हम सैनिकों को बेहोश कर दें और उनको हम कैदी बना लें, तो हमें उनको मारना नहीं पड़ेगा। तो वो हंसने लगे, कहने ऐसा नहीं होता है, बिना लड़ाई लड़े, बिना तलवार तीर उठाए युद्ध नहीं जीते जाते। लेकिन ये भावनाएं जो होती है, ये उनके अंदर बचपन से थी। तो उसी पे उनको मतलब हर चीज के एक क्लैरिटी होती गई जैसे जैसे वो बड़े होते गए। तो ये जो राइट माइंडफुलनेस की आज हम लोग बात करेंगे, राइट माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द मोमेंट एंड बीइंग फोकस्ड इन द मोमेंट। देखिए हम लोगों के साथ, देखिए हमेशा ये बात हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम उस क्षण में नहीं होते हैं। तो अगर हम उस नाउ मोमेंट में रहें, यानी कि जिस समय हम जिस कार्य को कर रहे हैं, अगर हम केवल ध्यान पूर्वक उस कार्य को करें, तो बहुत सारी चीजें सही हमारी डायरेक्शन में चलती हैं। When we travel somewhere, we are hearing noises, seeing building, trees, advertising, feeling the moment, thinking of those we left behind, thinking of our destination. So it is with most moments of our lives. जैसे हम कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन में हम जा रहे हैं, तो या हम कहीं बस से, कार से, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम क्या देखते चलते हैं, बहुत सारा शोर हमको सुनाई पड़ता है कि सड़क पे कैसा शोर हो रहा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कैसे ट्रीज हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, और उस वक्त कैसा हमारा मूवमेंट हो रहा है, कि कैसे हम चल रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। थिंकिंग ऑफ दोज वी लेफ्ट बिहाइंड, थिंकिंग ऑफ अवर डेस्टिनेशन, और हम अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं। सो इट इज विद मोस्ट मोमेंट्स ऑफ अवर लाइफ। हम ज्यादातर क्या होता है कि हम उस समय जिस कार्य के लिए निकले हैं उसको भूल जाते हैं, बाकी चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं। तो राइट माइंडफुलनेस asks us to be aware of that journey at that moment and to be clear and undistracted at that moment. तो राइट माइंडफुलनेस हमें क्या कहता है, कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये चेतना हमारी जागृत रहनी चाहिए, कि जब हम जर्नी कर रहे हैं जिस मोमेंट में, तो उस समय हम सिर्फ उस जर्नी को कर रहे हैं। यानी हर चीज हमारा क्या होता है कि अगर हम जर्नी कर रहे हैं,
तो जो चीजें पीछे छूटती जाती हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान अधिक रहता है। आज भी जीवन में क्या हो रहा है कि हम क्यों स्टक होते हैं, क्योंकि हम इस समय नहीं जीवन जी रहे हैं, हम पास्ट में जीते हैं। हर वक्त हमारे ध्यान में क्या आता है कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी तबीयत कैसी थी, हम क्या खाते पीते थे, क्या शान और शौकत थी हमारी, हम हमारी सेहत कैसी थी, हम कितना घूमने फिरने जाते थे। तो अभी भी हमारा पूरा ध्यान जो होता है वो पास्ट में रहता है। अभी हमको क्या मिल रहा है, अभी जो हमारी जो उम्र है, जो हमारे साधन है जिनमें हम बेस्ट अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो कहते हैं कि हमको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने ध्यान को वहां से अलग नहीं करना है। अगर हम उसी मोमेंट में रहें तो वो जीवन सही प्रकार से जीने के लिए जिया जा सकता है, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग हमेशा या पास्ट में है या फ्यूचर में। अभी बैठे तो अभी ये सोच रहे हैं कि जब क्लास खत्म होगी तो हम जल्दी से चाय पियेंगे, कोई सोचेगा कि हम जल्दी से जाके सो जाएंगे, किसी को कहीं बाजार जाना होगा। यानी हमारा इस समय भी ध्यान यहाँ पे नहीं हो के हो सकता है, या कोई चीज खाने के लिए रह गई होगी, मान लीजिए भोजन करके उठे, आम खाना रह गया है, तो ध्यान कहाँ है, अरे अभी तो आम देखो रह गया खाने के लिए, आम खा के आते तो भी काम चल जाता। तो हमारा इस तरीके से हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। राइट माइंडफुलनेस आस्क्स अस टू बी अवेयर ऑफ द मोमेंट। राइट माइंडफुलनेस हमें क्या बार बार बता रही है, एक ही चीज को बार बार बता रही है कि हमको इसी मोमेंट में रहना है, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, एंड ऑफ अवर एक्शंस एट दैट मोमेंट। और इस समय हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, हमारी जो जितने भी हमने अभी एक्शन में चीजों को पढ़ा था उनको भी देखें, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरी अवेयरनेस के साथ इसी मोमेंट में करना है। ये नहीं कि उसके लिए हम फिर पीछे सोचें कि हाँ उस समय ये हुआ था या कल क्या कराया था। अक्सर अगर हम आपसे पूछें तो आपको ये नहीं याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा था कल, है ना। तो बाय बीइंग अवेयर वी आर एबल टू सी हाउ ओल्ड पैटर्न्स एंड हैबिट्स कंट्रोल अस। तो जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तब हमको ये समझ में आएगा कि हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, वो हमारे ऊपर कितने ज्यादा हावी, कितना ज्यादा वो हमको हर चीज में हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पैरों को जंजीरों की तरह खींचते हैं, क्योंकि वो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारी हैबिट बन चुकी है। हम उन्हीं पैटर्न्स में जीना चाहते हैं, हम उससे अपने जो कंफर्ट जोन है उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। तो इन दिस अवेयरनेस वी मे सी हाउ fears of possible futures limit our present action। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डर होते हैं वो हमारे फ्यूचर के जो भी हमें एक्शंस लेने, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उस लिमिटेशन के साथ हमारे प्रेजेंट एक्शन जो है वो उसके साथ में अटक जाते हैं। यानी हमारा ध्यान अगर आज इस समय में नहीं है तो हमारे क्या हमेशा होगा, हमें डर लगेगा कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हम कभी भी नाव में नहीं है। तो वो जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हम एक्शन करने वाले हैं उसको हमें रोकता है। मान लीजिए हमें कहीं जाना है, एक उदाहरण लीजिए। अब हमको ये पता है कि पर्वतारोहण के लिए हमारे पास एक आया है इनविटेशन कि पहाड़ पे चढ़ना है, आप चलेंगे हमारे साथ। तो हमें फौरन क्या हुआ, हमें हम सोचने लगेंगे, अरे हम पता नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, पता नहीं हमारी सांस फूलने लगेगी, पता नहीं वहां पर कितनी ठंड होगी, मतलब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर करने रहते हैं। तो उससे क्या था, जो हमारा इस समय का जो एक्शन है, जो हमको जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी जाने के लिए, वो हमारी रुक जाती है। ये हर फील्ड में हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर छुपा रहता है, और उस डर से ही हमको बाहर निकलना है। डर से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, पैटर्न्स, जो भी हम चीजों को कैरी फॉरवर्ड करें उनको हम रोकेंगे, और हम ये समझेंगे कि वो कोई भी चीज हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जो हो चुका है उसमें हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे तो जो होना है वही होना है, हम अपनी डेस्टिनी भी नहीं चेंज कर सकते। तो हम किस बात के लिए घबराते हैं, क्यों हमें डर लगता है। हर समय हमारे मन में जो भय होता है वही हमको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे कार्य करने से हमको रोकता है।
जो हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट में कर सकते हैं, वो एक्शंस हमारे अटक जाते हैं। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट अदर्स, इफ एनीथिंग इज सेड वी शुड अंडरस्टैंड इट इज सेड टू द बॉडी एंड नॉट टू मी। ये एक बहुत बड़ी बहुत गहरी बात होती है, जो कि हम लोग और आपने सबने एक वो गाना बहुत अच्छा सबने सुना है और बहुत प्यार से गाते भी थे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, कि सबने सुना था, बहुत गाते थे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे। उसमें कहा गया था ना, ये दुनिया वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो ये चीज क्या थी, यानी हर किसी को अपना जो घर है वहां वापस लौटना है। लेकिन हमारा हम इस बात को समझते नहीं, हम ये समझते हैं कि जो शरीर हमको आज मिला हुआ है सिर्फ यही सत्य है। हम कितने जन्म ले चुके हैं, कितनी चीजों को हम समझ रहे हैं, कितने जन्म हम और लेंगे, कितनी हम तरह तरह के रोल्स को जैसे अभी करंट लाइफ में प्ले करते हैं, ऐसे हर लाइफ में हम प्ले करेंगे। तो जब हमको कोई बात कही जाती है तो हम फौरन के अपने शरीर पर लेते हैं। ये समझना है कि वो केवल शरीर तक ही सीमित है, वो हमारी आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। अगर कोई भी बात कोई हमको कहता है तो वो मोमेंट्री होता है, उसको अपने साथ अंदर तक उसको आत्मसात नहीं करना है। ये चीजें सिर्फ हमारे शरीर को कही जा रही हैं, ये हमारी आत्मा को कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी प्योर है कि उसके ऊपर कोई भी कालिक किसी भी तरह की कोई भी बात का असर नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, उसने हमको कह दिया, तो हम फिर वहीं पर उलझ करके इसी माया जाल में हम उलझे रह जाते हैं। तो यहाँ से आगे हमें कैसे निकलना है, ये हमको समझना है। राइट माइंडफुलनेस इज टू रिमेन इन प्रेजेंट। तो सबसे बड़ी चीज वही है कि प्रेजेंट में रहिए। किसी भी तरीके से पास्ट और फ्यूचर में अगर आप जाते भी हैं तो इस अवेयरनेस में बार बार अपने को वापस लाएं कि नहीं, हमको इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, क्योंकि यही सत्य है। ना जो बीत गया है उसको हम भोग सकते हैं दोबारा, ना अगले पल का हमें कोई भरोसा है। तो हम क्यों इतने व्याकुल रहते हैं पास्ट और फ्यूचर के लिए? हमको जो कुछ भी करना है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही करना है। कंटेम्पलेशन ऑफ द बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यानी अपने शरीर के का ध्यान रखिए। आपका शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो आप किसी भी कार्यकलाप को आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आंखों में जरा सा भी रोग हो जाता है, या जिनके पास नेत्र नहीं है, वो लोग बेचारे कैसे काम करते हैं। तो जो हमको मिला है उसके लिए थैंकफुल होते हुए अपने बॉडी की पूरी तरह से केयर करनी है, कि अपना हर अंग को हमको स्वस्थ रखना है। चाहे वो हमारे आंतरिक अंग है, चाहे वो बाह्य अंग है जो हमको दिखते हैं, हर एक का हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है, बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत लव, बहुत केयर करनी है। कहते हैं ना कि बिना भूख के मत खाइए, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। जैसे कई बार मैंने पहले भी बताया, अब नाश्ते का समय हो गया, अब फ्रूट्स का समय हो गया, अब लंच हो गया, अब इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, अब डिनर का टाइम। यानी हम घड़ी देख के खाते हैं, हम अपने पेट से नहीं पूछते हैं कि आपको आवश्यकता है कि नहीं है। हम फास्टिंग बिल्कुल करते ही नहीं है, तो कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम थक गए हैं, लेकिन वास्तविकता में कौन थकता है? आपके अंग थक रहे हैं, आपके पैर हाथ थक गए हैं, आपका स्टमक, आपके आंतें थक रही हैं। वहां पे जब कार्यकलाप ठीक से नहीं होगा, जब पूरी मशीनरी आपकी बिगड़ी रहेगी, तो आप कैसे अच्छे से रह सकेंगे? तो अपने बॉडी की बहुत बहुत केयर करनी है, विद ऑल ग्रेटिट्यूड एंड लव। contemplation of the feeling, why emotions come out like joy, fear और anger। अब ये भी ध्यान देखिए कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो कैसे जागृत होती हैं। कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी हम डरे हुए होते हैं, कभी हम क्रोध में होते हैं। ये सारे इमोशंस के ऊपर हमें अपना कंट्रोल होना चाहिए। हमें उनके ऊपर भी नजर रखनी है, उनको देखना है कि ये इमोशंस हमारे बार बार क्यों निकल के आते हैं। हम छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, किसी ने बहुत अच्छे हमको प्रेज कर दिया, हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। यानी अगर आप खुश हुए तो इसका मतलब कोई आपसे तेज बोलेगा तो आप नाराज भी होंगे, दोनों बातें होंगी ना। तो और फिर हमारे अंदर भय भी बहुत होगा कि अगर हमारी तारीफ नहीं हुई तो इसका भी हमको डर रहेगा, हमारा मनपसंद कार्य नहीं हुआ तो भी हमको डर रहेगा, फिर हमको अहंकार आएगा।
तो इस तरह के इमोशंस को भी हमें देखना है, इनको चेक करना है कि बार बार ये चीजें क्यों हमारे अंदर उभर के आती हैं। अगर हम इस सत्य को समझ रहे हैं कि वी आर नॉट ओनली द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो आत्मा है हमारी, क्योंकि शरीर को तो हमें छोड़ना है, उसके साथ में सभी चीजें छूट जाएंगी। फिर भी हम क्यों अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, वी मस्ट हैव कंपैशन इन द लाइफ। दूसरा, क्या हमको अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बदलना है। हमें जो अंदर से क्रोध आता है, हर समय फ्रस्ट्रेशन रहता है, हर समय ईगो हमारी खड़ी रहती है, ये चीजों से हम कैसे अलग हों। तो इसका एक ही है इलाज, करुणा। जैसे बुद्ध का अभी मैंने आपको बताया कि आपने सबने वो कहानी सुनी थी कि जब देवदत्त ने उसको पंछी को तीर मारा था, तो उन्होंने क्या करा था उस समय, उसको बचाया था, क्योंकि करुणा थी उनके मन में। हम लोग अक्सर देख करके भी अनदेखा करते, कोई जानवर पड़ा होगा, हम उधर से मुंह फेर के चले जाएंगे। अगर कोई हमारा सगा संबंधी बीमार नहीं है तो हम दूसरे की परवाह भी नहीं करते, पूछने भी नहीं जाते क्या है, कैसा हाल है तुम्हारा। इस तरह की भावना जब हमारे अंदर है तो हमारे अंदर करुणा कहाँ है। हम किस तरह से चीजों को फेंकते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं, कैसे वृक्षों से पत्ती फूल तोड़ते हैं। हर चीज में देखिए, कहीं पर भी क्या आपके मन में करुणा जागृत होती है किसी के लिए। अगर कोई भीख मांगता हुआ हमारे सामने आता है तो हम क्या कहते हैं, हटो। ये जानते हुए भी कि वो मजबूर है, चाहे वो किसी गिरोह में फंसा हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में करुणा नहीं आती, हमारे अंदर वितृष्णा की भावना जागृत होती है। कोई भी बीमार है, कोई बहुत तकलीफ में है, कोई जल गया है, किसी की हड्डियां टूटी है, आप कितना विभत्स होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए वो नजारा, फिर भी हमारे मन में करुणा नहीं जागृत होती। तो हमको अपने मन में ये चीजों को देखना है कि हर हर प्राणी के प्रति, कोई भी हो, अगर करुणा है तो हमारे अंदर इस तरह की जो फियर और एंगर की जो भावना है, हर्ट फीलिंग है, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगी। contemplation of phenomenon, when you experience that experience come into reality, यानी जब आप इन सब चीजों को अपने अंदर महसूस करेंगे, जब उसको आप जिएंगे, तब आप उस रियलिटी को समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, लोगों के हृदय में क्यों करुणा जागृत होती है और किसी लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती, उसका क्या कारण हो सकता है। केवल इतना ही अंतर होता है हर मनुष्य के अंदर। किसी के अंदर प्रेम है, करुणा है, किसी के अंदर केवल नाराजगी है, केवल हर्ट फीलिंग है, गुस्सा है, क्रोध है। तो ये एक संदेश उन्होंने निरंतर हमको दिया है कि अगर हम अपनी हर चीज को कंट्रोल करें, अपनी स्पीच पर, अपने एक्शंस पर, अपने इंटेंशंस पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, किस प्रकार से लाइवलीहुड हमारा, हर चीज को अगर आप देखें तो कोई भी चीज एक दूसरे से ये अलग नहीं है। केवल एक ही बात को वो निरंतर कह रहे हैं कि इस तरीके से यदि आप करेंगे तो जीवन आपका सुखद हो सकता है। आपका जीवन सुखद है, आप प्रेम में है, तो आपके आसपास का वातावरण भी उतना ही प्रेममय होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट कंसंट्रेशन की। Concentration is turning the mind to focus on an object such as flower or a lit candle. This forms the next part of meditation process. यानी देखिए, हम लोगों ने पहले जब शुरुआत करी थी ध्यान की तो इसी तरह से करी थी कि कॉन्सेंट्रेट करते थे किसी भी वस्तु पे, चाहे हम किसी फूल पे करें, किसी बिंदु पर करें, या किसी जलते हुए दिए पर करें। तो ये एक तरीका है कॉन्सेंट्रेट करने का, अपने माइंड को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करने का, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है। तो कभी भी अगर आप कहें कि अपने आप बैठ करके आप ध्यान कर लें तो वो संभावना नहीं होती उनके पास। तो इसीलिए पहले शुरुआत क्या करी जाती थी, कंसंट्रेशन से, किसी भी बिंदु पे त्राटक कराया जाता था। योग में भी करवाते थे, या हम लोग को पहले जो बचपन में जो हमने ध्यान सीखा था, किसी एक केंद्र बिंदु पे ध्यान लगाइए, तो उससे हमारा मन का नियंत्रण शुरू होता है। धीरे धीरे मन हमारे काबू में आता है, नहीं तो क्या होता है, मन हमारा चंचल है और वो भागता चला जाता है। At deeper levels, no object or concept may be necessary for further development.
पर जैसे जैसे हम अपने कंसंट्रेशन में पक्के होते जाते हैं, फिर हमको जब हम और डीपर लेवल पे हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं। पहले हम म्यूजिक का सहारा लेते थे, हम गाइडेड मेडिटेशंस करते थे। अभी क्या आपको लगता है कि हमको उनकी जरूरत पड़ती है? अगर कुछ नहीं भी है, कोई म्यूजिक भी नहीं है, कोई नहीं भी बोले, फिर भी हमारा ध्यान लगता है। तो ये क्या बताता है कि हमने अपने मन को थोड़ा बहुत तो नियंत्रित कर लिया है। विचार भी उस समय कम आते हैं। कई बार आप लोग को लगता है कि हम सो गए, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत गहरा मेडिटेशन हुआ। तो ये सारी चीजें कैसी आई? जब हमने पहले कंसंट्रेशन सीखा, पहले अपने आप को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस किया। By being in the moment and being able to concentrate effectively, a sense of joy in the moment is felt. तो आप देखिए आपको कितना आनंद महसूस होता है कि जब आप उस क्षण, उस समय के लिए पूरे कंसंट्रेशन में होते हैं, पूरी तरह से ध्यान मग्न होते हैं, तो आपको अपने आप से एक ऐसी जॉय की फीलिंग आती। हाँ, आज ध्यान बहुत अच्छा हुआ। आप लोग कहते हैं ना अपने आप से, फोरम पे कहते हैं सब लोग, एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं, आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ। तो ये क्या होता है, ये उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमने उस चीज को फील करा। अब ये जरूरी नहीं कि जो हमने कल फील करा तो वही चीज हम आज भी फील करेंगे, क्योंकि कल कल था, कल पास था हमारा। आज जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आए हैं, तो हमें इस समय देखना है कि हमने क्या महसूस करा। आज जब हम ध्यान करेंगे तो हम क्या फील करेंगे, ये चीज होती है। तो और यहाँ पर भी क्या बात फिर आती है कि किसी प्रकार के विचार ना आए। विचारों को रोकना ही, ये फोकस करने की जो बात आ रही है, वो इसीलिए आई कि पहले एक पॉइंट पे फोकस करिए। जैसे अनहत नाद आज हम लोग सुनते हैं, अनंतनाथ सुनते हैं, तो क्या होता है कि सारा ध्यान हमारा उस पर चला जाता है। फिर जब हम अपने नॉस्ट्रल्स के ऊपर सांसों को देखते हैं, फिर क्या होता है, हमारा ध्यान फोकस होता है। और जब फोकस हो जाता है, तब धीरे धीरे आपने देखा है कि हम डीपर लेवल्स पे जाते हैं। अचानक से कहें कि आप ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए, तो आप नहीं कर सकते। तो राइट मेडिटेशन की हम बात करेंगे। राइट मेडिटेशन मीन्स टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, अवेयरनेस टुवर्ड्स योर बॉडी बाय क्लैस्पिंग फिंगर्स। यानी सबसे पहले अवेयरनेस क्या है कि आपको अपने हाथों को क्लैस्प करना है, पैरों को क्रॉस करके, जो हम आंखों को बंद करके बैठते हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए इनिशियली जब हम बैठते हैं, कि हमारा बॉडी स्ट्रेट है, हमारी बैकबोन स्ट्रेट है, हम सीधे बैठे हैं, और जो भी एनर्जीज हमारे अंदर है, जिस तरह से भी हम ध्यान करेंगे, तो वो पूरी तरह से बॉडी में सर्कुलेट हो। आपको जो रियलिटी वीडियो दिखाए थे उसमें आपने देखा था कि पूरा हमारे चारों तरफ एक सर्किट बन जाता है। वी स्टार्ट सीइंग अवर थॉट्स। तो सबसे पहले जब हम बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अपने थॉट्स को देखते हैं, विचारों को। कौन से विचार आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, तो पहले हम इन विचारों को देखते हैं। We start feeling our emotions, become more aware of feelings, एंगर, फियर, जेलसी। फिर धीरे धीरे इमोशंस हमारे जागृत होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हो चुकी हैं, तो राइट मेडिटेशन मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड डेवलपिंग एंड एक्सप्लोरिंग अवर इनर कैपेसिटी। तो ये जो हमारे विचार आते हैं, जो हमारे इमोशंस जागृत होते हैं, ये आते हैं, और हम क्या कहते हैं कि इनको लेट गो करिए, हमको इसमें उलझना नहीं है। तो राइट मेडिटेशन क्या होता है कि जब हम अपने श्वासों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी श्वास कैसे चल रही है, हमारी नासिका से हमारे अपर लिप पे हम उसको महसूस करते हैं, वो थर्ड आई तक जाती है और लौट के आती है। तो जब हम उसको महसूस करते हैं, केवल हम देखते भी नहीं है, हम उसको जब महसूस करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा फिर राइट मेडिटेशन होता है। यानी जब हम पूर्णतः अपनी श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी विचार आ रहे हैं उतनी देर आ रहे हैं, आप उनको हर बार कहिए लेट को जाओ, तुम्हारी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको ध्यान में उतरना है। ध्यान में उतर के हमें क्या लाभ होता है, धीरे धीरे कि हमारे अंदर करुणा की भावना जागृत होती है। हम अपने आप को समझने लगते हैं, जो हमें बहुत पकड़ने की चीजों की आवश्यकता लगती है ना, कि चलो जीवन में जो कुछ भी हम उसको पकड़ें, तो वो पकड़ हमको धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है। तो जब जित ध्यान, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये चीजों को छोड़ना, जितना अधिक हम उन चीजों को छोड़ेंगे, उतना हम अपने नजदीक आएंगे।
तो ये था बुद्धा का अष्टांग मार्ग, जिसमें उन्होंने हमको एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से बताया है। और उसको जीवन में अगर हम उतारते हैं, उसमें से कुछ चीजों को भी अगर हम उतार पाते हैं, तो ये समझिए कि जीवन हमारा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। दीदी वो पीपीटी और थोड़ा दिखाए ना।